हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक व स्वप्रेरण गुणांक में संबंध। तो ये संबंध ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक व स्वप्रेरण गुणांक क्या होते हैं, इनका मान क्या क्या होता है। तो वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक व स्वप्रेरण गुणांक में संबंध। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्वप्रेरण गुणांक जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में संबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वप्रेरण के लिए हमें पता है एक कुंडली चाहिए होती है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए हमें दो कुंडलियाँ चाहिए होती हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मतलब है किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। और अन्योन्य प्रेरण का मतलब है किसी एक कुंडली की धारा में परिवर्तन के कारण उसके पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना है उसको हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो एक साथ यदि अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तब हम m और l में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो हमें इसके लिए दोनों एक साथ उत्पन्न हो, इसके लिए हमें कम से कम दो कुंडलियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ये कोई कुंडली है, पहली कुंडली है, इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली। और इस कुंडली के पास में कोई दूसरी कुंडली इस प्रकार से स्थित है जिसको मैंने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक जो कुंडली है इसमें मान लीजिए घेरों की संख्या है कैपिटल N1 और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है I1। इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L1 है। द्वितीय कुंडली में मान लीजिए I2 धारा प्रवाहित की जाती है। द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या N2 है और द्वितीय कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L2 है। और दोनों कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उस अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हमने मान लिया कैपिटल M है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली में तो उत्पन्न होगा स्वप्रेरण और इसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहली कुंडली में स्वप्रेरण के बारे में। तो स्वप्रेरण में हमने पढ़ा था कि किसी कुंडली का फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यदि पहली कुंडली के एक घेरे का फ्लक्स है मान लीजिए φ1, जब पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है तो पहली कुंडली के एक घेरे का फ्लक्स φ1 है, तो N1 घेरों का फ्लक्स हो जाएगा कुल फ्लक्स N1 इंटू φ1 एंड दिस इज इक्वल टू, स्वप्रेरण में हमने डिस्कस किया है कि ये फ्लक्स I1 के समानुपाती होगा और समानुपाती कांस्टेंट L लगाते हैं जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो पहली कुंडली के लिए N1 φ1 इक्वल टू L1 I1। यहाँ से हम वैल्यू डिफाइन करेंगे L1 इक्वल टू N1 φ1 अपॉन I1। ये पहली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। अब पहली कुंडली की धारा में यदि परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो द्वितीय कुंडली से भी कुछ फ्लक्स गुजरेगा। तो द्वितीय कुंडली के एक घेरे का फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण के कारण मान लीजिए φ2 है। ये तब है जब पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो द्वितीय कुंडली के एक घेरे का फ्लक्स φ2 है, तो N2 घेरों का कुल फ्लक्स हो जाएगा N2 φ2 एंड दिस इज इक्वल टू, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से ये हो जाएगा M इंटू I1, पहली कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती। दिस मीन्स यहाँ से M की वैल्यू आएगी M इज इक्वल्स टू N2 φ2 अपॉन I1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, ये तो हो गया पहली कुंडली के बारे में डिस्कस। अब बात करते हैं हम द्वितीय कुंडली के बारे में। तो अब हम द्वितीय कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करते हैं। तो द्वितीय कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में एक घेरे का फ्लक्स है मान लीजिए φ2, तो N2 घेरों का कुल फ्लक्स हो जाएगा N2 इंटू φ2। जब द्वितीय कुंडली में I2 धारा प्रवाहित की जाएगी तो स्वप्रेरण के कारण यह N2 φ2 इक्वल टू होगा
L2 इंटू I2 द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती आएगा। दिस इंक्लाइज L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉयल L2 इक्वल्स टू N2 φ2 डिवाइड बाई I2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा में परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम फिर से अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण पहली कुंडली का एक घेरे का फ्लक्स है φ1, तो N1 घेरों का फ्लक्स हो जाएगा N1 φ1 एंड दिस इज इक्वल टू M इंटू I2। दिस इंक्लाइज M इक्वल टू N1 φ1 अपॉन I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने के कारण प्राप्त हुई हैं और ये दोनों इक्वेशन दूसरी कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करने के कारण प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से देखिए अपन इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ, M इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1 एंड M इक्वल टू N1 φ1 अपॉन I2, दोनों ही M को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 4 से। देन M इंटू M स्क्वायर इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1 इंटू N1 φ1 डिवाइड बाई I2। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ। M स्क्वायर इक्वल्स टू N1 φ1 अपॉन I1 इंटू N2 φ2 अपॉन I2। देन M स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L1 एंड ये वाली जो सेकेंड वैल्यू है N2 φ2 अपॉन I2 दिस इज़ L2 बाई इक्वेशन 3। देन मैं लिखूँगा इसको L1 इंटू L2। तो यहाँ से M और L1 L2 का रिलेशन आएगा M इज़ इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2। दैट मीन्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक M दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांकों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब प्राथमिक कुंडली का पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर गुजर रहा हो। ये M इक्वल्स टू जो हमारे पास फॉर्मूला आया है M इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 L2, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब प्राथमिक कुंडली का पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर गुजरता हो। बट वास्तव में ये एक आदर्श स्थिति है और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स द्वितीय कुंडली से पूरा होकर गुजरता हो। तो फिर उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति के लिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा संशोधन करेंगे और वो संशोधन ये करेंगे, देखिए M इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है रूट L1 L2, तो यहाँ पर हम वैल्यू को इस प्रकार से चेंज करके लिखेंगे M इक्वल टू रूट L1 L2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक कांस्टेंट K से। यहाँ जो K कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट K को कहते हैं युग्मन गुणांक। कांस्टेंट K को अपन कहेंगे युग्मन गुणांक, कपलिंग फैक्टर। और K की जो वैल्यू है वो दोनों कुंडलियों के युग्मन पर निर्भर करती है। तो K की जो वैल्यू होगी वो दोनों कुंडलियों के युग्मन पर निर्भर करेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि K की वैल्यू क्या होगी और कौन सी स्थिति में हम इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो K की वैल्यू हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। K की वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं युग्मन के आधार पे। अब देखिए युग्मन मीन्स कपलिंग किस प्रकार से होती है। तो दोनों कुंडलियों की स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, या तो दोनों कुंडलियां इस प्रकार से हों, प्राथमिक कुंडली इस प्रकार से स्थित है और दूसरी कुंडली इसके ऊपर इस प्रकार से लपेटी गई है। तो इस स्थिति में पहली कुंडली का जो पूरा फ्लक्स है मीन्स L1 स्वप्रेरकत्व की जो कुंडली है उसका पूरा फ्लक्स L2 स्वप्रेरकत्व की कुंडली से होकर गुजर रहा है। तो पूरा फ्लक्स यदि गुजरेगा तो K इक्वल टू K की वैल्यू आ जाएगी 1 और ऐसे युग्मन को अपन कहते हैं गाढ़ युग्मन। और गाढ़ युग्मन में पहली कुंडली का पूरा फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर गुजरता है। और दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कुंडलियों की युग्मन की, एक कुंडली इस प्रकार से स्थित है और दूसरी कुंडली इसके पास में इस प्रकार से स्थित है।
तो पहली कुंडली का पूरा फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर नहीं गुजरेगा, तो दूसरी कुंडली से होकर यदि नहीं गुजरेगा तो के की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि कुंडली का कुछ फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर गुजर रहा है। ऐसे युग्मन को हम कहेंगे सामान्य युग्मन। और यदि कुंडलियाँ इस प्रकार से स्थित हैं, एक कुंडली इस प्रकार से स्थित है और दूसरी कुंडली इस प्रकार से स्थित है, तो पहली कुंडली का फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं होगा। मीन्स पहली कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होकर नहीं गुजरेगी, तो इस स्थिति में पहली और दूसरी कुंडली में कोई संबंध नहीं होगा और इस स्थिति में के की वैल्यू 0 आएगी और इस स्थिति को हम कहेंगे अयुग्मन। तो कुंडलियों का युग्मन किस प्रकार से किया गया है, उसके आधार पे के युग्मन गुणांक का मान 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। के की वैल्यू 1 आएगी गाढ़ युग्मन के लिए, आदर्श स्थिति होती है ये। अगर युग्मन सामान्य है, मीन्स पहली कुंडली का पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर नहीं गुजरता है, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगी। एंड यदि पहली कुंडली का फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होके नहीं गुजरता है, मीन्स दोनों कुंडलियों में फ्लक्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो के की वैल्यू 0 आएगी। इस स्थिति को हम अयुग्मन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो फॉर्मूला डिफाइन किया है दोनों कुंडलियों के लिए m = k√L1L2, इस फॉर्मूले से हम स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ k जो है इसे युग्मन गुणांक कहते हैं। आगे देखिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को एक बार पॉज करें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व मीन्स L 20 हेनरी है। 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पीयर की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए। मीन्स हमें दिया हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना चाहिए और 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए धारा है जो 1 सेकंड में चेंज होनी चाहिए और 10 एम्पीयर से घट के धारा कितनी होनी चाहिए। मीन्स इसको हम मान लेते हैं I1 और धारा घटने के बाद में धारा हो जाएगी मान लीजिए I2। तो I2 का मान हमें फाइंड करना है और ये हमें समय दिया हुआ है, दैट मीन्स dt, समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था स्वप्रेरण में कि स्वप्रेरण में किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इक्वल टू होता है -L di/dt। di इज चेंज इन करंट एंड dt इज चेंज इन टाइम। di धारा में परिवर्तन है और dt समय में परिवर्तन है। देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दी हुई है, 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है एंड -L की वैल्यू है 20 हेनरी और di मीन्स धारा में परिवर्तन। देखिए धारा में परिवर्तन हुआ है 10 एम्पियर से I2 तक, तो धारा में परिवर्तन हो जाएगा I2 - 10 डिवाइड बाई, देखो टाइम dt की वैल्यू है 1 सेकंड में ये सारा परिवर्तन हो गया है। तो मैं हम लिख सकते हैं 100 = -20 I2 - 10, देन 20 को इधर लाके डिवाइड किया तो -5 = I2 - 10। तो देखिए I2 की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से -5 + 10 एम्पियर, देन I2 = 5 एम्पियर। तो हमें धारा का मान 10 एम्पियर से घटा के I2 का मान 5 एम्पियर तक यदि हम धारा को परिवर्तित करेंगे तो कुंडली में 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।